हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन। तो इसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ए होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो मिक्सचर होमोजीनियस हुआ उस मिक्सचर को क्या बोल देंगे हम, सॉल्यूशन। अगर मिक्सचर हुआ हेट्रोजीनियस तब उसे सिर्फ मिक्सचर ही बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। सॉल्यूशन बोलने के लिए मिक्सचर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। अब चेक करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सभी स्टूडेंट्स को पता है जब भी हम किसी का टाइप स्टडी करते हैं तो टाइप स्टडी करने से पहले वहाँ पे कुछ बेस होता है उस टाइप्स को फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के टाइप स्टडी करने के लिए क्या बेस है, वो बेस हमें यहाँ से समझ आएगा मिक्सचर वर्ड से। अब मिक्सचर किसको बोलते हैं, जिसमें 2 और मोर कंपोनेंट हो। तो हम यहाँ पे टाइप्स को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स। तो चेक करते हैं टाइप्स के नेम। फर्स्ट टाइप है सॉल्यूशन का बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, बाई वर्ड का मीनिंग होता है 2। अब जिस सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे उस सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस शुगर, वाटर में ऐड कर दिया शुगर, तो एक कंपोनेंट शुगर, सेकंड कंपोनेंट इज वाटर। तो एक किसका एग्जांपल है या किसका टाइप है, बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप है एक। अब सेकंड टाइप है टर्शरी सॉल्यूशन। टर्शरी सॉल्यूशन, अब टर्शरी सॉल्यूशन इस वर्ड का मीनिंग होता है 3। अब इस सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होंगे उसको टर्शरी सॉल्यूशन बोल देंगे। सपोज करो फर्स्ट इज वाटर, सेकंड इज शुगर, अब थर्ड वन इज सॉल्ट। साथ साथ में एक और चेक करना कि वो मिक्सचर, अब मिक्स तो कर रहे हैं कभी शुगर को कभी सॉल्ट को, साथ साथ में ये भी चेक करना वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस क्या है, आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था कि सेम फेस एंड सेम कंपोजिशन। सेम फेस और कंपोजिशन का क्या मीनिंग है वहाँ पे अच्छे से चेक किया था। अब यहाँ पे सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको पता है होमोजीनियस क्या होता है। तो अब सभी को पता है सॉल्ट शुगर को जब ऐड करेंगे वाटर में, जब अच्छे से डिज़ोल्व हो गया तो होमोजीनियस ही होगा। अगर होमोजीनियस है, इस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, टर्शरी सॉल्यूशन, जिसमें 3 कंपोनेंट है। अब चेक करते हैं थर्ड टाइप को। थर्ड टाइप है हमारा क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली बाइनरी में 2, टर्शरी में 3, क्वाटर्नरी में अब 4 कंपोनेंट होंगे। 4 के लिए एग्जांपल लिख देते हैं, वाटर, शुगर, सॉल्ट प्लस और ऐड कर देते हैं इसमें लेमन जूस, सिंपली नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब जब इसमें लेमन जूस को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद भी ये क्या रहेगा, हमारा मिक्सचर होमोजीनियस रहेगा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा तो क्या बोल देंगे हम, इसको सॉल्यूशन बोल देंगे। क्योंकि सभी को पता है कहीं से भी इसका कलर चेक कर लेना, 1 कलर होगा, और कहीं से भी इसका टेस्ट कर लेना, ऊपर से कर लेना यहाँ से या फिर बॉटम से, सेम ही टेस्ट आएगा। सभी प्लेस पे इक्वल अमाउंट में शुगर, सॉल्ट प्लस लेमन जूस का टेस्ट आएगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो अब चेक करते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट को। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अब पूरे चैप्टर में हमने इस सॉल्यूशन को ही स्टडी करना है, बाइनरी सॉल्यूशन को। हमें कहीं पे टर्शरी या फिर क्वाटर्नरी को नहीं स्टडी करना, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को ही स्टडी करना है। अब आपको बता दिया कि पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे, तो उसे बार बार बाइनरी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, सिंपली सॉल्यूशन ही बोलेंगे। अब लर्न कर लो बाइनरी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट हैं, 2। अब उन कंपोनेंट के नेम्स भी हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, या फिर बोल लो एक कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट।
चलो हमें सॉल्यूशन तो क्लियर हो गया कि होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोल देंगे। मिक्सचर क्या, जिसमें एटलीस्ट 2 कंपोनेंट आपके पास होंगे, उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को चेक करते हैं। फर्स्टली मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, और लर्न कर लो पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही स्टडी करेंगे, तो उसको बार बार बाइनरी नहीं बोलेंगे, सिंपली सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, तो इसका कंपोनेंट हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्यूट उसको बोलेंगे विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट लिख दो या फिर क्वांटिटी लिख दो। फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर में हम शुगर को डिसॉल्व करेंगे, अब सभी को पता है कि शुगर का अमाउंट कम होता है या फिर वाटर का, अब सभी को पता है कि शुगर का अमाउंट कम होता है, तब उस टाइम पे शुगर क्या होगा, सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट के लिए लर्न करो विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट या फिर स्मॉल क्वांटिटी। अब सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे विच प्रेजेंट इन एक्सेस, या फिर लिख दो लार्ज अमाउंट, विच प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर जो लार्ज अमाउंट में होगा। अब यहाँ पे कौन लार्ज अमाउंट में है, वाटर, तो वाटर को क्या बोल देंगे हम, वाटर को बोल देंगे सॉल्वेंट, कि वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है इसमें। अब चेक करते हैं नेक्स्ट इनकी टर्म्स। तब चेक करो, शुगर को क्या किया हमने, डिसॉल्व किया इस वाटर में। शुगर को क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि कम था, वाटर एक्सेस में था तो सॉल्वेंट। तो क्या बोल देंगे, सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो सेकंड लिख देते हैं, सॉल्यूट किसको बोलेंगे, विच डिसॉल्व इन वाटर, जिसको वाटर में, वाटर नहीं सॉरी, क्योंकि हर बार सॉल्वेंट जरूरी नहीं कि वाटर हो, तो लिख देंगे विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, तो इसके लिए लिख देंगे इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट को लर्न कर लो, सॉल्यूट सॉल्वेंट के रेफर में आप बोल सकते हैं। अब चेक करते हैं कुछ नेक्स्ट टर्म्स को। फर्स्टली तो लर्न कर लो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट हैं। सपोज करो सॉल्यूट का वेट है 2 ग्राम, इसका बोल देते हैं कि पूरा सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सॉल्यूट तो यूज़ किया 2 ग्राम, इसको बोल देते हैं 40 ग्राम। तब आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, तो 42 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट कैसे आएगा, दोनों का वेट या फिर दोनों का वॉल्यूम प्लस करके वेट या वॉल्यूम को आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब चेक करते हैं कुछ नेक्स्ट टर्म्स को। अब नेक्स्ट टर्म्स क्या है कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। तो यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट टर्म, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर आपको एग्जाम में आए व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस वर्ड किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, कि वाटर एक्सेस में है, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म, अब एक्वस का उल्टा क्या होगा,
तो नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस में क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, तो इसके लिए क्या लिखें, तो इसके लिए लिख देते हैं द सोल्यूशन इन विच liquid other than water act as solvent is called non-aqueous solution। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया कि नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, कोई लिक्विड होगा, वो लिक्विड क्या होगा, अदर देन वाटर नहीं होगा, कुछ और होगा। और का एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो आप, अल्कोहल लिख दो, क्लोरोफॉर्म लिख दो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, नेम लिख लेना इसका, क्लोरोफॉर्म, जिसको डॉक्टर यूज़ करते हैं किसी को बेहोश करने के लिए। अल्कोहल लिख दो, क्लोरोफॉर्म लिख दो, एसीटोन लिख दो, या फिर बेंजीन लिख दो। तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, बट वाटर नहीं होना चाहिए। अगर वाटर को यूज़ कर लिया एज अ सॉल्वेंट तब सोल्यूशन होगा एक्वस सोल्यूशन, अगर कोई और लिक्विड है तो वो होगा नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब नेक्स्ट टाइप, फर्स्ट तो चेक किया था हमने अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग 2 कंपोनेंट को बाइनरी, 3 को टर्शरी, 4 को क्वाटरनरी। अब क्या चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को चेक करेंगे। अब चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के स्टेट के अकॉर्डिंग, स्टेट सिंपली सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट ही तो सोल्यूट का लिख दिया स्टेट सॉलिड, फिर लिक्विड लिख दिया, फिर गैस। अब फर्स्टली तो लर्न कर लो, सोल्यूट किसे बोलेंगे, जो लेस अमाउंट में होगा। सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में हुआ, लार्ज अमाउंट में। तो अब क्या करना है हमको, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों ही सॉलिड रखने हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें सोल्यूट भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट भी सॉलिड, उसका एग्जांपल है अलॉय। तो फर्स्ट ही अलॉय चेक करते हैं, अलॉय किन को बोलते हैं। तो अलॉय का डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पे राइट कर लो कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more metals is called alloy। तो alloy में क्या होता है, सिंपली 2 और more metals को मिक्स कर देते हैं। 2 और more metal को जब मिक्स करेंगे, जिसका भी फॉर्मेशन होगा उसको alloy बोलते हैं। सिंपली जो alloy व्हील वर्ड सुनते हैं वो सिंपली क्या है, उसमें 2 और more metal का मिक्सचर है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये क्या है, अलॉय के एग्जाम्पल हैं। तो दूसरे हमारे जो ज्वेलरीज है, ज्वेलरी किससे फॉर्म होती है, मोस्टली गोल्ड से। तो अब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि प्योर गोल्ड की कोई ज्वेलरी फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर सॉफ्ट है तो उसको हार्ड करने के लिए उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इम्प्योरिटी का मीनिंग सिंपली कुछ हार्ड मेटल को मिक्स कर देंगे। सपोज करो गोल्ड, ये गोल्ड का सिंबल है AU, गोल्ड में मिक्स कर देंगे कोई और मेटल, कॉपर मिक्स कर सकते हैं, या फिर सिल्वर मिक्स कर सकते हैं, या फिर जिंक, कोई भी एक मिक्स कर सकते हैं। जब कॉपर और सिल्वर गोल्ड में मिक्स कर देंगे तब गोल्ड की ज्वेलरी फॉर्म हो सकती है। तो हम जो भी ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो क्या है, एक अलॉय ही है, क्योंकि उसमें प्योर गोल्ड नहीं है, उसके साथ में या तो कॉपर होगा या फिर सिल्वर होगा। हम बेसिकली अलॉय को ही वियर करते हैं।
तो यहाँ पे हमने अलॉय चेक कर लिया। अब चेक करते हैं इसमें हमारे इस गोल्ड में जिसकी ज्वेलरी बनेगी उसमें सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो हमें बाय क्या करना है, मेनली गोल्ड। तो गोल्ड क्या होगा, सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट में होगा। अब गोल्ड पता है सभी को सॉलिड है, बट जब गोल्ड की ज्वेलरी को बाय करेंगे उस ज्वेलरी में क्या होगा, गोल्ड एज अ सॉल्वेंट, तो एक्सेस में होगा। कॉपर या फिर सिल्वर लेस अमाउंट में मिक्स किया होगा। तो चलो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल को क्लियर कर लिया। अब सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में सॉल्यूट क्या है, फिर से सॉलिड। तो अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो उसको कम अमाउंट में ऐड करना है। अब लिक्विड क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट है तो मोर। इसका सिंपल एग्जांपल शुगर इन वाटर लिख दो या फिर सॉल्ट इन वाटर लिख दो। आप सैंड इन वाटर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं अब सॉल्यूशन को। अगर सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं, सॉल्यूशन के पास क्या प्रॉपर्टी है, होमोजीनियस। तो सैंड इन वाटर क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसको नहीं लिख सकते हम। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट फिर से सॉल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट क्या है, गैस। तो इसमें क्या बोल दोगे हम, स्मोक बोल देंगे या डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल एयर में होते हैं, तो एयर में क्या है, गैस एक्सेस में है, तो उसको सॉल्वेंट बोल देंगे कि गैस एक्सेस में। डस्ट पार्टिकल या फिर स्मोक क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा, और वो डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड। तो स्मोक बोल दो या फिर डस्ट बोल दो या फिर बोल दो डस्ट पार्टिकल इन एयर, कुछ भी बोल दो आप। अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट में क्या होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड। तो अब चेक करते हैं इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल हो गया बटर, चीज़ या फिर जेल भी बोल सकते हो। इसमें जेली की जो टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंडीज़, उसका एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो उस जेली में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होता है और लिक्विड कम अमाउंट में होता है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, मतलब जिसको एक्सेस में रखना है वो भी लिक्विड, जिसको कम अमाउंट में रखना है वो भी लिक्विड। तो इसका एग्जांपल आप कुछ भी लिख दो कि मिल्क इन वाटर, मिल्क प्लस वाटर लिख दो, या फिर लिख दो अल्कोहल प्लस वाटर लिख दो। कोई भी एग्जांपल लिख दो जो भी आपके पास लिक्विड का होगा। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल को। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लिक्विड एंड गैस। गैस क्या होना चाहिए, एक्सेस में, और लिक्विड कम अमाउंट में। तो इसका सिंपल एग्जांपल होगा फॉग या फिर मिस्ट। जब विंटर में कभी फॉग आता है तो फॉग में क्या होता है, उस टाइम गैस ज़्यादा होती है, एयर ज़्यादा होती है, और उस एयर में वाटर कम अमाउंट में होता है। उस वाटर के कारण ही कभी हम जब विंटर में बाहर जाते हैं तो हमारे कपड़े वेट हो जाते हैं थोड़े बहुत वाटर के कारण। तो वाटर कम अमाउंट में, गैस ज़्यादा अमाउंट में। गैस तो सभी को क्लियर होगा, क्योंकि विंटर में जब बाहर जाते हैं अच्छे से हम सांस ले सकते हैं। अगर सांस ले सकते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होगा। तो गैस भी क्लियर हो गया हमें, लिक्विड भी क्लियर हो गया। कैसे कि हमारे कपड़े वेट हो जाएंगे जब विंटर में कभी बाहर जाते हैं जब फॉग पड़ता है। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में क्या है, सॉल्वेंट, सॉलिड, मतलब जो एक्सेस में होगा वो सॉलिड रखना है, और सॉल्यूट गैस होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल लर्न कर लो। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन प्लेडियम। प्लेडियम का सिंबल होता है Pd। प्लेडियम क्या है, एक मेटल है। वो मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी सरफेस पे चिपका लेता है। तो इसमें क्या होगा, जब प्लेडियम मेटल आपके पास एक्सेस में होगा और हाइड्रोजन गैस लेस अमाउंट में, वो सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा जिसमें सॉल्यूट हाइड्रोजन गैस कम अमाउंट में रख लेना। आप प्लेडियम को लार्ज अमाउंट में, लार्ज पीस उसका सिलेक्ट कर लेना। तो ये एग्जांपल हो गया गैस एंड सॉलिड का। अब चेक करते हैं गैस एंड लिक्विड। लिक्विड क्या होना चाहिए, एक्सेस में, गैस कम अमाउंट में। इसका तो सिंपल एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक्स सिंपली कोका कोला, फैंटा, ड्यू, कोई भी बोल सकते हो आप। उसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में
गैस होती है, कौन सी गैस होती है उसको लर्न कर लो कि उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको लर्न कर लो कि सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और लर्न कर लो बियर, बियर में भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट और लर्न कर लो, कार्बोनेटेड बीवरेजेस। बीवरेजेस किसको बोलते हैं, सिंपल पीने की चीज़ों को। कोल्ड ड्रिंक बियर क्या है, पीने की चीज़ें हैं। तो कार्बोनेटेड क्यों बोला, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेटेड बीवरेजेस क्या है हमारे, सिंपली कोल्ड ड्रिंक्स एंड बियर्स को ही बोलते हैं। तो अब चेक करते हैं लास्ट, गैस एंड गैस। गैस एंड गैस का मिक्सचर क्या है, एयर, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी काफ़ी बहुत सारी गैसेस होंगी। तो एयर में लिख देंगे, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम स्टडी करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ द रेशो। सिंपल सी डेफिनेशन है इसका कि ये क्या है, एक रेशो है, सिंपली डिवाइड है। किसका डिवाइड है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपली जब आप सॉल्यूट के अमाउंट को डिवाइड कर दोगे सॉल्यूशन के अमाउंट के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो अब चेक करते हैं हम कंसंट्रेशन मेथड। तो बेसिकली हम कंसंट्रेशन मेथड में क्या स्टडी करेंगे, कंसंट्रेशन मेथड में हम फॉर्मूले स्टडी करेंगे। वो फॉर्मूले क्या बताएंगे हमको, वो बताएंगे कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, कितने ग्राम प्रेजेंट है, या फिर कितने ml प्रेजेंट है, मिलीलीटर प्रेजेंट है। तो सिंपली कंसंट्रेशन मेथड में बता देंगे हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, उस अमाउंट को ग्राम या फिर ml में हमें बताएंगे। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन मेथड चेक करते हैं, उसका नेम है मास परसेंटेज, या फिर उसको बोल दो वेट परसेंटेज, एक ही बात है। तो अब इस वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज को डिनोट करेंगे W/W परसेंटेज। अब ऊपर का W किसका होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेक करो कि कंसंट्रेशन में क्या करना है, हमें सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन की अमाउंट से डिवाइड करना है, क्योंकि रेशियो है कंसंट्रेशन एक। तो ऊपर का W है सिंपली सॉल्यूट का, नीचे का W निचले का वेट है हमारे सॉल्यूशन का। तो अब परसेंटेज, वेट परसेंटेज को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ही लर्न कर लो, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 100 आउट ऑफ 100। 100 में से हमको बताना है कि कितना सॉल्यूट हमको ऑब्टेन हुआ। ये सिमिलर है हमारे मार्क्स की परसेंटेज, जैसे हम हमारे मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं, वैसे ही इसको फाइंड करेंगे। इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे हम हमारे मार्क्स के साथ। फर्स्टली तो डेफिनेशन चेक कर लें। तो आप अच्छे से चेक करना है, परसेंटेज के कारण डेफिनेशन में 100 वर्ड आएगा। तो अब चेक करते हैं डेफिनेशन। तो लिख दिया इट इज़ डिफाइंड एज, इट वर्ड यूज़ कर दिया मैंने वेट परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज के लिए। तो मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो अब वेट तो किलोग्राम में भी हो सकता है और ग्राम में भी, बट डेफिनेशन में फिक्स है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन, अब परसेंटेज वर्ड है, अगर परसेंटेज है तो किसको यूज़ करेंगे, 100 को। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें, डेफिनेशन बोल रहा है अगर आपका सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का वेट टोटल कितना है 100, क्योंकि सॉल्यूशन में का वेट क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट को ही हम सॉल्यूशन का वेट बोलेंगे। तो डेफिनेशन बोल रहा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट हुआ उस अमाउंट को क्या बोल देंगे हम,
वेट परसेंटेज बोल देंगे। चेक कर लो, यही बोल रहा है डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है। जितने भी ग्राम हुआ, 2 ग्राम, 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम, जितना भी प्रेजेंट हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, वेट परसेंटेज। अब चेक करते हैं इस वेट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो सिंपली ऊपर लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिख देंगे टोटल वेट। अब टोटल वेट क्या है, सॉल्यूशन का वेट। वैसे भी डेफिनेशन बोल रहा है कंसंट्रेशन का, नीचे किसका वेट आएगा, सॉल्यूशन का। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया हमारा वेट परसेंटेज का। अब इस वेट परसेंटेज को हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, हमारे जैसे मार्क्स की हम परसेंटेज फाइंड करते हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो मार्क्स की परसेंटेज के लिए सपोज कर लो कि आपका टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, 50 में से चलो आपने ऑब्टेन कर लिए 40। अब इसका परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे, तो आप क्या लिखोगे नीचे टोटल मार्क्स। तो चेक कर लो, मार्क्स का जब परसेंटेज फाइंड करते हो नीचे टोटल मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल वेट। अब टोटल वेट ना सोल्यूट का बोल सकते हो ना सॉल्वेंट का, वो सोल्यूशन का ही बोलोगे, क्योंकि इनका प्लस करके फिर टोटल वेट आएगा, वो नीचे पुट कर दोगे। ऊपर जिसका परसेंटेज फाइंड करना है, हमने यहाँ पे क्या चेक करना था कंसंट्रेशन मेथड में, कि सल्यूट का कितना अमाउंट है सोल्यूशन में। तो सल्यूट का अमाउंट चेक करना था हमें, तो उसको ऊपर पुट कर देंगे वेट ऑफ सल्यूट को। अब यहाँ पे किसका परसेंटेज फाइंड करना है, मार्क्स का जो ऑब्टेन किए, तो इस ऑब्टेन को ऊपर पुट करते हैं हम, फिर मल्टीप्लाई करते हैं विद 100। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे मार्क्स कितने आ जाएंगे, 80%। अब ज़रा चेक करो हमने इस परसेंटेज से क्यों कंपेयर किया, क्योंकि परसेंटेज तो आप सभी को आता होगा फाइंड करना। अब यहाँ से हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है, चेक करो अब ये 80% क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उस 80% का मीनिंग। 80% बोल रहा है हमें कि अगर आपका टेस्ट 100 मार्क्स का होता तो आप कितने ऑब्टेन करते, 80 ऑब्टेन करते। ये मीनिंग है इस परसेंटेज का। अब चेक करो क्या आपका टेस्ट सच में 100 का था, तो हमारा टेस्ट तो था 50 का। तो परसेंटेज ने क्या हेल्प किया, परसेंटेज ने सिंपली आपके टीचर को हेल्प कर दिया। अगर उसने 100 में से आपको मार्क्स देना है तो 100 में से वो 80 लगा देगा इस परसेंटेज को यूज़ करते हुए। तो ऐसे ही लर्न कर लो। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे हमेशा 100 नहीं होगा, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सिमिलर इस टेस्ट के मार्क्स जैसे, अगर 100 से ज़्यादा सपोज करना है तो सपोज कर लो कि टोटल मार्क्स एक टेस्ट के 500 में से सपोज कर लेते हैं अब आए 250, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब चेक करो ये टोटल मार्क्स 100 नहीं है, 500 है। 500 में से किसी स्टूडेंट ने ऑब्टेन कर लिए 250। अब परसेंटेज कितना आ जाएगा, तो परसेंटेज चेक कर लो हमारा आ जाएगा 50%। अब 50% का क्या मीनिंग है, 50% का सिंपली मीनिंग है, परसेंट बोलते हैं 100 को, कि अगर उसका टेस्ट 100 का होता तो 100 में से वो क्या ऑब्टेन करेगा, सिर्फ 50 मार्क्स ऑब्टेन करेगा। तो यहाँ से लर्न कर लो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन हर बार 100 नहीं होगा, 100 से कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हमको क्या कैलकुलेट करके देगा कि अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 से ज़्यादा हुआ या फिर कम हुआ, आप इसको यूज़ करना, इसका जो भी आंसर आएगा, सपोज कर लो आंसर आ गया 10%, तो ये आंसर क्या बताएगा कि अगर आपके पास सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन परसेंट के अकॉर्डिंग 100 बोल रहे हैं
कि अगर आपका टोटल सोल्यूशन 100 है, उस 100 में क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा, सिर्फ 10 ग्राम होगा। तो ये फॉर्मूला हमको 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देगा। तो इसको अच्छे से लर्न कर लो। अब चेक करते हैं अदर कंसंट्रेशन टर्म्स को। अब लर्न करते हैं हम सेकंड कंसंट्रेशन टर्म। तो सेकंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट करेंगे V/V%। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, सिमिलर है, बस वहाँ पे क्या था, वेट के लिए यूज़ किया था ग्राम। अब वॉल्यूम है तो ml यूज़ कर लेंगे मिलीलीटर को। तो इसको बोल रहे हैं इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब अमाउंट ग्राम में नहीं लिखोगे आप, वॉल्यूम है तो ml में लिखोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 क्यों आया, फिर बता दिया आपको पहले ही कि परसेंटेज के कार 100 में से चेक करेंगे हम। तो फिर से लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अब इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। तो V/V% ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बता दिया आपको, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूज़ कर लो या फिर बोल दो नीचे टोटल वॉल्यूम, टोटल होगा सॉल्यूशन का, ऊपर किसका वॉल्यूम आएगा, जिसका परसेंटेज चेक करना है कि कितने परसेंट में सॉल्यूट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब सिंपल सा चेक कर लो क्या मीनिंग है इसका। सिंपली आपका सॉल्यूट कितने ml प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। तो 100 ml सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट हुआ सपोज कर लो 5 ml, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली 5% आ जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट टर्म को। तो नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं, नेक्स्ट है हमारा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब चेक कर लो, ऊपर की टर्म किसकी है, सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट का क्या गिवन कर दिया आपको, सॉल्यूट का कर दिया वेट। नीचे की टर्म होती है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का है वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो बोल देंगे इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन वेट है, अगर वेट है तो यहाँ पे लिख देंगे ग्राम। फिर प्रेजेंट इन 100, उसका आ गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए बोल देंगे प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा वेट, इसको वेट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि इस कंसंट्रेशन मेथड को हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लिखेंगे मेडिसिन का। तो मेडिसिन की हेल्प से इसको समझ लेंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स का एग्जांपल क्यों लिखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के घर पे कोई ना कोई पर्सन तो आई ड्रॉप्स को यूज़ करता होगा। तो अब आपको क्या करना है, उस आई ड्रॉप का जो छोटा सा कंटेनर होगा उस पर कुछ लिखा होता है, उसको रीड करना है जाके। जब रीड करोगे वहाँ पे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं V/V%। ये सिंपली क्या है, हमारा वॉल्यूम परसेंटेज सेकंड कंसंट्रेशन मेथड जो स्टडी कर लिया हमने, वहाँ पे इसका वैल्यू भी लिखा होगा। सपोज कर लो वहाँ पे लिख दिया 5%, वैसे आपको चेक करना कि कितना लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा या 4 लिखा। तो वहाँ पे लिख दिया 5% है। अब उस 5% का मीनिंग क्या है, आप जब इसको चेक करोगे आई ड्रॉप के कंटेनर को, उस पर कुछ ना कुछ ऊपर पे उसके मेन केमिकल लिखे होते हैं। तो आपको बता दिया होगा वहाँ पे इस 5% ने कि इस
5% का मीनिंग क्या है कि इसका जो मेन केमिकल है, मेन केमिकल जब 100 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 ml। तो वो तो छोटा सा कंटेनर होगा, उस छोटे से कंटेनर में तो और कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो अब इसका और एग्जांपल चेक करते हैं। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल सिंपल शराब। तो अल्कोहल के बोतल्स को अब आप चेक करोगे तो उस पर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज गिवन होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 42 से लेकर 46% के आसपास होता है। 42 हो सकता है, 44 हो सकता है, या फिर 46 के आसपास होगा। चलो हम सपोज कर लेते हैं कि इस अल्कोहल की बोतल पे लिख दिया 46%। अब इस 46% का क्या मीनिंग है कि अगर आपके पास जो अल्कोहल है उसको सपोज कर लेते हो कि टोटल अल्कोहल है हमारे पास 100 ml, टोटल है 100 ml, और उस 100 ml में जो मेन नशा प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस इसमें ऐड किया हुआ है वो सिर्फ कितने ml होगा, वो सिर्फ और सिर्फ होगा 46 ml। बाकी आप 100 में से माइनस करके चेक कर लो, 54 बच गया। 54 क्या होगा, उसमें वाटर होगा या फिर अदर कंपोनेंट होंगे 54 ml में। अगर आप उसका सिर्फ और सिर्फ 100 ml पोर्शन चेक करोगे, उसमें जो नशा प्रोड्यूस कर रहा है वो 46 ml होगा। अब आपको बता भी देते हैं, नशा प्रोड्यूस करने वाले का मेन नाम क्या है, उसका नेम है इथाइल अल्कोहल। ये मेन कंपोनेंट है जो नशे को प्रोड्यूस करता है, इथाइल अल्कोहल बोल दो, या फिर इसका एक नेम और है इथेनॉल। तो चलो नेम तो हम 10th में लर्न कर लेंगे, फिलहाल के लिए परसेंटेज को रीड करना सीख लिया हमने कि ये परसेंटेज हमको क्या बता रहा है। तो चलो अब चेक करते हैं नेक्स्ट टर्म्स को। अब हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन बोल दो या फिर सॉल्युबिलिटी। बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्यूट का मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो आप सॉल्यूशन में या फिर बोल दो सॉल्यूट में डिसॉल्व कर सकते हो, उस मैक्सिमम अमाउंट को कि क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे सॉल्यूशन की। तो चलो एक बार चेक करते हैं इसका डेफिनेशन। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम। तो यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया बुक ने 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब हम रीड करते हैं फर्स्टली 100 ग्राम को, फिर रीड करेंगे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कि ये वर्ड क्यों आया इस डेफिनेशन में। सपोज करो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाटर है, थोड़ा सा वाटर, उसमें सपोज कर लो कि शुगर का मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं कि 10 ग्राम ही डिसॉल्व होगा। जब 10 ग्राम डिसॉल्व कर दिया तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हो, जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा। तो मैक्सिमम हुआ 10 ग्राम, तो इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी है 10 ग्राम। ये क्या था, वाटर में शुगर डिसॉल्व कर लिया। अब अगर आपको पूछा जाए कि शुगर का वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, क्या आप बोलोगे 10 ग्राम। अगर आप ऐसा बोलोगे 10 ग्राम तो आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, चेक करो उसको। अब सभी को पता है अगर हम वाटर को कर देंगे इंक्रीज, अगर वाटर का अमाउंट इंक्रीज कर दिया तब उसमें 10 ग्राम से भी मोर शुगर को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सभी को पता है अगर वाटर ज़्यादा हुआ तो उसमें ज़्यादा शुगर डिसॉल्व होगा। अब सपोज कर लो 10 और ऐड कर दिया तो अब सॉल्युबिलिटी कितना हो गया। अब सपोज कर लेते हैं मैक्सिमम 20 ग्राम ही डिसॉल्व होगा, तो अब वाटर में शुगर का सॉल्युबिलिटी कितना आ गया, 20 ग्राम। तो अब क्या है, जब हम इस वाटर को, इस सॉल्वेंट को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 100 ग्राम को कि अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे
तो बुक ने बोल दिया आंसर आएगा आपका 100 के अकॉर्डिंग। कि अगर आप सपोज करो बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी है किसी की, सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉल्यूशन की 20 ग्राम, तो इसका मीनिंग क्या है, आप बता रहे हो कि 100 ग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20। अगर किसी सॉल्यूशन की बोल रहे हैं 25 ग्राम, तो इसका मीनिंग आप बता रहे हो कि 100 ग्राम में मैक्सिमम 25 ही डिज़ोल्व होगा। अगर 100 ग्राम में 25 डिज़ोल्व हो रहा है तो आप 200 का आंसर इजीली दे सकते हो। 100 का डबल किया 200, अब इसका डबल कर दो 50, तो 200 में 50 ग्राम डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 100 क्यों फिक्स किया। कुछ हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ऐसे कभी कम और कभी ज़्यादा के अकॉर्डिंग नहीं, एक फिक्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। वो फिक्स स्टैंडर्ड है 100 के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो अब चेक करेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, कि सल्यूट का मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सोल्यूशन या फिर बोल दो 100 ग्राम सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, उसको क्या बोल देंगे, सॉल्युबिलिटी बोल देंगे सॉल्यूशन की। अब चेक करते हैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कि ये क्यों लिख दिया यहाँ पे। अब पर्टिकुलर टेम्परेचर को चेक करने के लिए सपोज कर लो कि जब हमने इसमें 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व किया, जो इसमें मैक्सिमम 10 ही डिज़ोल्व होगा, तब सपोज कर लो इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। अब सभी को पता है अगर हम इसको गैस पे रखेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर सपोज कर दो टेम्परेचर इंक्रीज कर करके हमने 70 कर दिया, अब सभी को पता है हीट करने पे मोर सल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा और भी सल्यूट थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा। तो अब सपोज कर लो हीट करने पे 5 और शुगर इसमें डिज़ोल्व हो गया, अगर 5 और डिज़ोल्व हो गया तो अब 70 डिग्री सेल्सियस पे कितनी सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है, 15 ग्राम। तो डेफिनेशन में फिक्स कर दिया एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि कहीं आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज ना कर देना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करोगे तब भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होगा, चाहे फिर आप इसका अमाउंट फिक्स कर लो, फिक्स कर दो 100 ग्राम, चाहे उसको फिक्स कर दो, बट अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑल्सो चेंज होगा। अब चेक करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो फर्स्टली एक फैक्टर तो हमने स्टडी कर लिया टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर करोगे इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड लाइक शुगर सॉल्ट क्या होंगे, मोर डिज़ोल्व होंगे। तो बोल देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेस। तो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज। अब सपोज करो हमारे सॉल्यूशन में फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक में हमें पता है कि लिक्विड में क्या होता है, यहाँ पे होता है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बताओ यार यहाँ पे सोच के देखो कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डिज़ोल्व होगा, जब बाहर की तरफ आएगा तो सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा बाहर की तरफ। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बोल देंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड वो डिक्रीज होएगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया टेम्परेचर का इफेक्ट। अब स्टडी करते हैं प्रेशर का। तो नॉर्मली प्रेशर का जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे तो प्रेशर का सॉलिड पे तो कोई खास इफेक्ट नहीं है, तो प्रेशर का मेन इफेक्ट है गैस के ऊपर। अब चेक करते हैं कि गैस के ऊपर क्या इफेक्ट है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास है कोई लिक्विड कोल्ड ड्रिंक की, सपोज कर लेना।
यहाँ पे बोल देते हैं गैस पार्टिकल, यहाँ पे लगा देते हैं पिस्टन। पिस्टन उसको बोलते हैं जो सिंपली ऊपर और नीचे प्रेशर अप्लाई के उसको मूव कर सकते हैं। तो अब चेक करो, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्या गैस इसमें उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज? अब सभी को पता है, सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस के चांस बढ़ जाएंगे कि इस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। किसका सॉल्युबिलिटी? गैस का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज होगा। तो अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब चेक करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट चेक करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर बाद में चेक करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सपोज करो हमारे पास है वाटर और उस वाटर में हमने ऐड कर दिया 5 ग्राम सॉल्ट को। अब 5 ग्राम जब ऐड किया वो क्या हो गया, अच्छे से डिज़ोल्व। अब चेक क्या करेंगे, फर्दर और सॉल्ट को ऐड करेंगे। सपोज करो 2 ग्राम और ऐड कर दिया, ये भी डिज़ोल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद कुछ और ऐड करके देखेंगे। अब 3 ग्राम ऐड किया, ये 3 का 3 ग्राम भी टोटल डिज़ोल्व हो गया। अब चेक करो टोटल कितना ऐड हो गया, इसमें टोटल 10 हो गया। चलो टोटल को छोड़ो, अब चेक करो जब तक सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है 5 भी डिज़ोल्व हो गया, 2 भी डिज़ोल्व हो गया, 3 भी डिज़ोल्व हो गया। जब तक सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है तब तक क्या है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड किसे बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे जिसमें मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। अब सपोज करो कि 1 ग्राम और ऐड कर दिया, एक नहीं चलो सीधा 5 बोल देते हैं, 5 ग्राम और ऐड कर दिया, वो भी डिज़ोल्व हो गया। बट अब 5 के बाद जब सपोज करो 1 ग्राम और ऐड किया, अब जो 1 ग्राम क्या हुआ, इसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ। अब क्या हो गया आपके सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, तब सैचुरेट हो गया। तो इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। तो सिंपली अब चेक करते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है और डेफिनेशन क्या है। तो अनसैचुरेटेड में क्या लिखेंगे कि इन विच मोर सॉल्यूट, जैसे 2 डिज़ोल्व हो गया था, 2 के बाद फिर 3 भी डिज़ोल्व हो गया, तो अब तक सॉल्यूशन क्या था, अनसैचुरेटेड। तो इसके लिए लिख देंगे द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट इज dissolved is called unsaturated solution। वो सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। बट जब क्या होगा, वो अपने सॉल्युबिलिटी पॉइंट पे पहुंच गया। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जितना मैक्सिमम उसको डिज़ोल्व करना था वो कर चुका। अब क्या होगा, उसमें मोर सॉल्यूट और ऐड नहीं होगा, नहीं डिज़ोल्व होगा। तो उसके लिए लिख देंगे हम द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिज़ोल्व्ड। तो अब चेक करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन। तो लिख देंगे द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज dissolved। no more solute is dissolved at particular temperature। यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है ये बता देते हैं आपको। द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लेना सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सपोज करो कि इसमें टोटल सपोज कर लो 15 ग्राम ही ऐड होगा।
15 ग्राम सॉल्ट, तो हमने 15 चलो सपोज कर लिया, डिज़ोल्व कर दिया। अब अगर और एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करना चाहोगे या एक्स्ट्रा सल्यूट ऐड करना चाहोगे, वो डिज़ोल्व नहीं होगा क्योंकि ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? इसमें और सल्यूट नहीं डिज़ोल्व होगा। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों लिखा? सपोज कर लो 15 ग्राम डिज़ोल्व हो गया इसमें, जब इसका पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर था 30 डिग्री। अब सभी को पता है, हमने फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी स्टडी कर ली है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, दोबारा से जो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, जो सैचुरेटेड था अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से और भी सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। तो तब वहाँ पे मेंशन कर दिया पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जिस टेम्परेचर पे आप चेक कर रहे हो उसी टेम्परेचर की बात करना। अगर आपने 30 डिग्री पे चेक किया कि 15 ग्राम ऐड करने से ये सैचुरेटेड हो गया, तो वही वैल्यू 60 पे नहीं आएगी। 60 पे क्या होगा, कुछ और सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है, 1 ग्राम और ऐड हो जाए या फिर 3 ग्राम ऐड हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सभी को पता है चीज़ें बड़ी आसानी से और भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब चेक करते हैं हम नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलो सुपर सैचुरेटेड को ऊपर चेक कर सकते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड को चेक करने से पहले इसका एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। एक तो लिख दिया था सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिज़ोल्व। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हुआ, मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया। तो क्या लिख देंगे, द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिज़ोल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि वो सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो गया एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। अब चेक करते हैं थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है वो हम स्टडी करेंगे सैचुरेटेड से। फर्स्टली डेफिनेशन लिख दें। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन in which more solute the solution in which more solute is dissolved than saturated solution। तो इसमें लिख दिया कि वो सॉल्यूशन जिसमें मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा, किससे मोर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा। अब इसको चेक करते हैं, इसमें चलो ये भी लिख देते हैं, द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट इज डिज़ोल्व देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर भी लिख दिया, पर्टिकुलर टेम्परेचर भी लिख दिया। अब चेक करते हैं, सैचुरेटेड तो वो होता है जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। तो अब जब उसमें मैक्सिमम डिज़ोल्व हो गया, अब मैक्सिमम से भी मैक्सिमम और सॉल्यूट कैसे ऐड करेंगे उसको चेक करते हैं। तो उसको सिंपली ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। अब सपोज कर लो कि 30 डिग्री पे 15 ग्राम जब सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये क्या है, एक सैचुरेटेड है कि मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व कर दिया। अब हमको पता है कि 30 डिग्री पे और सॉल्यूट नहीं डिज़ोल्व होगा, सिंपली हमने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हीट करना है। हीट करके सपोज कर लो टेम्परेचर कर दिया 90। अगर 90 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, अब इसमें जब कुछ और सॉल्यूट डिज़ोल्व करोगे, सपोज करो एक्स्ट्रा 2, टोटल हो जाएगा ये 17। सपोज कर लो हीट कर करके हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री टेम्परेचर पे 17 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दिया। जब डिज़ोल्व हो गया हमने क्या करना है, गैस को कर देना है ऑफ। जब ऑफ कर देंगे गैस को तो क्या होगा, पूरा सॉल्यूशन धीरे धीरे कूल डाउन होगा। जब कूल डाउन होके 90 से दोबारा 30 पे आ गया तो दोबारा 30 पे क्या होगा, जब इससे भी 15 से भी मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा।
अगर 15 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया तब क्या है, उसी टेम्परेचर पे इस सोल्यूशन का नेम है सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि सैचुरेटेड के लिए तो 15 ही डिज़ोल्व हुआ था। अब 2 एक्स्ट्रा कैसे डिज़ोल्व कर लिया, हमने हीट करके टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था, तो 2 एक्स्ट्रा और ऐड हो गया। एयर एक्स्ट्रा डिज़ोल्व होने के बाद गैस को करेंगे ऑफ, जब ऑफ कर देंगे बाद में कूल डाउन हो के 30 पे आ जाएगा। जब 30 पे आ गया, अब सोल्यूट क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी से मोर डिज़ोल्व है। अगर मोर डिज़ोल्व है तो उसको बोल देंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यही इस डेफिनेशन में लिखा है, द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट इज डिज़ोल्व देन सैचुरेटेड सोल्यूशन लिख दो, या फिर लिख दो आप देन इट्स सॉल्युबिलिटी लिख दो, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, जितनी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है उतना ही डिज़ोल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी वर्ड भी आप लिख सकते हो या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी लिख सकते हो। अब एट पर्टिकुलर टेम्परेचर आपको समझा दिया कि जैसे 30 पे हमने सपोज किया था 15, अब तो 90 हो गया, तो टेम्परेचर चेंज इसको नहीं स्टडी करना, चेंज को। अब पता है जब गैस ऑफ कर देंगे दोबारा कूल डाउन हो के फिर से 30 पे ही आ जाएगा। अगर 30 पे आ गया तब उस टाइम मोर सोल्यूट डिज़ोल्व है तो उसका ही नाम अब सुपर सैचुरेटेड है। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक बात और आपको अच्छे से याद रखना है इसका, कि जब भी आप सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे तब आप स्टीरर को नहीं यूज़ करोगे, इसको शेक नहीं करोगे, सिंपली आप हेल्प ले सकते हो टेम्परेचर या हीट का। अगर सिंपल आपको हीट ही करना है, इस सोल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर डिस्टर्ब करोगे तो ये जो एक्स्ट्रा सोल्यूट डिज़ोल्व हुआ है वो एक्स्ट्रा सोल्यूट जब आपने स्टिर कर दिया इसको, वो एक्स्ट्रा सोल्यूट क्रिस्टल की फॉर्म में या फिर प्रेसिपिटेट बोलो बाहर आ जाएगा, इसमें से अनडिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशली लर्न कर लो कि उसमें स्टिरर नहीं करना। अगर स्टिर करोगे उसको तो एक्स्ट्रा सोल्यूट क्या होगा, उसके दोबारा से क्रिस्टल उसमें उसके अंदर फॉर्म हो जाएंगे। तो चलो अब चेक करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो अब सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इसमें क्या लिखा है आपको, 30 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन 470 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमको क्या कर दिया, वेट ऑफ शुगर गिवन कर दिया। फर्स्टली तो हम लिख लें इस लाइन को कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट किसको बोलते हैं, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कम अमाउंट में क्या है, शुगर। तो शुगर क्या है, सोल्यूट इस न्यूमेरिकल में। सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में हो, तो लार्ज अमाउंट में क्या है 470 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। इसका वेट गिवन कर दिया हमको 470, शुगर का कर दिया 30। अब चेक करो सोल्यूशन का वेट क्या होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट। तो सोल्यूशन का वेट हो जाएगा हमारे पास 50 ग्राम। तो हमको क्या चेक करना है, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो अब हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट कंसंट्रेशन मेथड, वेट परसेंटेज, क्योंकि सारे के सारे हमें क्या गिवन है, वेट। तो अब वेट परसेंटेज में क्या होता है, ऊपर का वेट सोल्यूट का वेट कितना है 30, कौन था ये, शुगर। नीचे क्या आएगा, टोटल वेट किसका, सोल्यूशन का। तो अब न्यूमेरिकल क्या बता रहा है, 500 ग्राम सोल्यूशन में 30 ग्राम शुगर है, बट हमको क्या चेक करना है, सिर्फ 100 ग्राम सोल्यूशन में चेक करना है कि कितने ग्राम शुगर ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे सोल्यूशन का वेट, जैसे हमने पहले स्टडी कर लिया फॉर्मूले को, परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो 6% हमारा आंसर आ गया। इसका मीनिंग क्या है, अगर टोटल सोल्यूशन आपके पास 100 होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन में सिर्फ 6 ग्राम शुगर या फिर सोल्यूट बोल दो, वही ऐड करोगे। तो अब चेक करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अब चेक करो सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड में लिखा 90 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला मेंशन कर दिया साथ में मैंने, BaSO4, Ba इज बेरियम, SO4 इज सल्फेट।
बेरियम सल्फेट इन 900 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब चेक करो, इसमें क्या था, 30 ग्राम शुगर था 470 ग्राम वाटर में। इसमें आपको ऐसा नहीं मेंशन किया कि 470 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसमें सीधा लिखा था वाटर। बट यहाँ पे क्या लिख दिया 900 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सीधा आपको सोल्यूशन का वेट गिवन है, अब सॉल्वेंट का नहीं गिवन, सीधा जिसकी नीड है वही गिवन कर दिया। तो सोल्यूशन का वेट 900 ग्राम और जो सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उसका नेम है बेरियम सल्फेट, ये है 90 ग्राम। अब कैलकुलेट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। कौन सा कंसंट्रेशन होगा, वेट परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज। चेक कर लो, सारे के सारे वेट हैं तो वेट परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर सोल्यूट का वेट, सोल्यूट कौन सा है हमारा बेरियम सल्फेट, वेट है 90, सोल्यूशन का वेट 900, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब चेक करो ये कितना आएगा 10%। अब इसका मीनिंग क्या है कि इसका सिंपल मीनिंग आपको बार बार बता रहे हैं कि अगर सोल्यूशन हुआ परसेंट के अकॉर्डिंग 100 बोलोगे, सोल्यूशन हुआ 100 ग्राम, उस 100 ग्राम सोल्यूशन में बेरियम सल्फेट के कितने ग्राम ऐड करोगे, सिर्फ 10 ग्राम, ये मीनिंग है इसका। अब चेक करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में लिख दिया 10 ml ऑफ एसीटोन, 10 ml ऑफ एसीटोन इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने एक्वस को, एक्वस का मीनिंग अब पता है आपको वाटर, 50 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब सीधा आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम बता रहे हैं, क्योंकि ml किसके यूनिट हैं, वेट के तो नहीं है, तो वॉल्यूम के यूनिट हैं, तो सोल्यूशन का सीधा वॉल्यूम गिवन है। तो 50 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट क्या लिख दिया, कैलकुलेट ये भी बोल सकते थे आपको, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जैसे ऊपर लिख रहे हैं, बट ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज या फिर V/V परसेंटेज। इनको लिख सकते थे आपको कैलकुलेट वेट परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज या फिर W/W परसेंट, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। तो अब चेक करो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो तो गिवन है 50, तो उसको पुट कर देंगे नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर क्या आएगा सोल्यूट का वेट। तो सॉल्वेंट क्या होगा एक्वस वाटर, सोल्यूट क्या होगा मेनली जो यहाँ पे मेंशन है एसीटोन। तो एसीटोन कितने ml ऐड किया 10 ml, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए अब कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग कि अगर आपका टोटल सोल्यूशन 50 ml ना होता, अगर होता 100 ml, तो उस 100 ml में एसीटोन कितना ऐड करते, आप 20 ml ऐड करोगे। अब चेक करेंगे हम लास्ट न्यूमेरिकल को। अब फोर्थ न्यूमेरिकल में है 12 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4, K इज पोटाशियम, SO4 इज सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दिया कि जब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सपोज करो आपके पास वाटर है, टोटल वाटर 75 ग्राम, उसमें पोटाशियम सल्फेट कितना डिज़ोल्व होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 ग्राम। अब क्या पूछ रहे हैं आपको, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको ये भी लिख सकते थे कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करोगे, फर्स्टली आपको सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन आना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या था। इसका डेफिनेशन था कि 100 ग्राम सोल्यूशन या फिर 100 ग्राम सॉल्वेंट बोल सकते हो आप, कि 100 ग्राम सोल्यूशन या सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिज़ोल्व होगा, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हमें क्या पता है 75 ग्राम में पता है कितना डिज़ोल्व होगा। अब 75 ग्राम से क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 ग्राम का कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 ग्राम का कैलकुलेट कर लिया तो फिर किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो चलो फर्स्टली इसी लाइन को यूज़ करते हैं कि 12 ग्राम में कि हमारा 12 ग्राम पोटाशियम सल्फेट डिज़ोल्व होगा 75 ग्राम वाटर में, इसी को ही लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 75 ग्राम ऑफ वाटर डिज़ोल्व्स कितना डिज़ोल्व करेगा 12 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इसका, K2SO4 लिख दिया पोटाशियम सल्फेट। तो 75 ग्राम वाटर में तो 12 ग्राम पोटाशियम सल्फेट ही डिज़ोल्व होगा। अब चेक करेंगे 1 ग्राम ऑफ वाटर डिज़ोल्व कि 1 ग्राम वाटर में कितना पोटाशियम सल्फेट डिज़ोल्व होगा। अब सभी को पता है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे उसके साथ। तो अब 1 ग्राम वाटर में इतना डिज़ोल्व होगा पोटाशियम सल्फेट। अगर आपको 1 ग्राम का पता चल गया, आप चाहे 2 ग्राम में चेक करो कि 2 ग्राम में कितना पोटाशियम सल्फेट डिज़ोल्व होगा, चाहे 50 ग्राम का चेक करो, चाहे फिर सॉल्युबिलिटी के लिए 100 ग्राम में चेक करो। तो अब हमको सॉल्युबिलिटी चेक करना है, तो इसके लिए चेक करेंगे कि 100 ग्राम ऑफ वाटर बोल दो, ऑफ सॉल्वेंट बोल दो, या फिर ऑफ सोल्यूशन बोल दो। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना पोटाशियम सल्फेट डिज़ोल्व होगा, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो विद 100। तो अब कैलकुलेट करते हैं कितना आंसर आएगा इसको। तो सबसे पहले 75 और 100 25 के टेबल पे कट होंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब 12 और 3, यहाँ पे आएगा 4। अब 4 मल्टीप्लाई विद 4 आ गया 16 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट। तो हमने चेक कर लिया सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटाशियम सल्फेट कितना है 16 ग्राम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट इज डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने सभी टाइप के न्यूमेरिकल को कवर कर लिया। अब अच्छे से इन न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।